हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म किस प्रकार से आया। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर आप मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखोगे, मिड 18th सेंचुरी में 1800 1850 के बाद का मैप अगर देखोगे, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे उस समय कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे जैसा हम आज देखते हैं। नेशन स्टेट्स मीन्स वहाँ पे कहीं पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कहीं पे भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, या वहाँ के लोगों की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। As we know today, as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons। जैसा हम आज देखते हैं कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जो कभी किंगडम हुआ, किंगडम्स में डिवाइड होते रहे, डचीज में, या वहाँ के जो सम्राट होते हैं, राजा उन पे शासन करते हैं, कैंटोन्स या छावनी में डिवाइड होते थे। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, ऑटोनोमस स्वायत्त, जहाँ पर उन्हीं का रूल चले, जिनके रूलर्स की अपने ही एरिया होते थे, अपने टेरिटरी होते थे, अपने ही राज्य होते थे, जहाँ पर उन्हीं की मर्जी चलती थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे राजशाही मोनार्की के अंडर थे। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, विद इन द टेरिटरीज, उन टेरिटरीज में ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। They did not see themselves as a sharing a collective identity or a common culture। वो अपने आप को कॉमन कोलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पे या कॉमन कल्चर के तौर पे नहीं देखते थे। इट मीन्स उनकी कोलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती, ना ही उनका कॉमन कल्चर होता था वहाँ के लोगों का। कोलेक्टिव आइडेंटिटी मीन जैसे वी ऑल आर इंडियंस, हम सब इंडियन है, ये हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, बट वहाँ के लोगों की ये आइडेंटिटी नहीं थी। ऑफन दे वन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप होता है भाषाई समूह, एथनिक मीन्स भाषाई, और वो अलग अलग भाषाई समूहों से, एथनिक ग्रुप से संबंध रखते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया, उदाहरण के लिए, वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। वो बहुत सारे राज्यों का और लोगों का पैच वर्क था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे राज्य और बहुत से अलग अलग लोग उसके अंडर थे। इनमें क्या क्या शामिल थे? इट कंक्लूड द अल्पाइन रीजन ऑफ टाइरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी थी, राजशाही थी, वो प्री मतलब जर्मन स्पीकिंग ज़्यादा थी। जर्मन, वहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी वो जर्मन बोलती थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। इसके अंदर इटालियन स्पीकिंग प्रांत भी थे, जैसे लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, वो भी शामिल थे। इन हंगरी, हंगरी के अंदर क्या था? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyarहाफ, आधी पॉपुलेशन magyar लैंग्वेज बोलती थी। वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलैक्ट, जबकि बाकी आधी पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती थी। तो डायलैक्ट अलग अलग लहजे में लैंग्वेजेस बोलती थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मतलब अलग अलग कंट्रीज, जो जो टेरिटरीज थी, उनमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। इन गैलिसिया में क्या था? द एरिस्टोक्रेटिस पोलिश, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पोलिश बोलती थी। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप, इन थ्री डोमिनेंट ग्रुप के अलावा, देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। दे देन देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, वहाँ पर जो है एम्पायर, उस राज्य की बाउंड्री में, अ मास ऑफ सब्जेक्ट पेजेंट पीपल, बहुत ज़्यादा पेजेंट किसान लोग भी रहते थे। बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ में वो रहते थे, बोहेमियन एंड स्लोवैक्स। स्लोवेन्स इन कैरिनोला में स्लोवेन्स रहते थे। क्रोएट्स टू द साउथ में क्रोएट्स रहते थे। एंड रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया में ये रोमन कम्युनिटी रहती थी। द ओनली सॉरी सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। अब उनके बीच में इतने डिफरेंसेस थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, तो इनके बीच में पॉलिटिकल यूनिटी लाना बड़ा मुश्किल था। भाई वो इकट्ठे राजा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर,
सिर्फ एक ही चीज इनको आपस में बांध सकती थी, वॉज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। एम्परर के प्रति राजभक्ति, एम्परर वहाँ के राजा के प्रति जो राजभक्ति थी, तो वो इनको एक सूत्र में बांध सकती थी। इट मीन जो राजा की भक्ति करने वाले लोग थे, जिनको वो एम्परर अच्छा लगता था, वो लोग तो एक सूत्र में बटे हुए थे, वो लोग तो एक हो सकते थे, बट राजा के खिलाफ लोग एक नहीं हो सकते थे। देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट अमर्ज। तो किस प्रकार से नेशनलिज्म का और नेशन स्टेट का आइडिया आया। द एरिस्टोक्रेटी, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी राजशाही और न्यू मिडिल क्लास नया मध्य वर्ग। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। सोशली भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी एरिस्टोक्रेसी जो थी वो इस कंटिनेंट में, यूरोप कंटिनेंट के अंदर सबसे मेन क्लास थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। जो इस क्लास के जो लोग थे वो कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, वो ये कॉमन तरीके लाइफ के कॉमन वे से यूनाइटेड थे, जो उनके रीजनल डिवीजन को कट कर देता था, रीजनल डिफरेंसेस को कट कर देता था। इनमें जो रीजनल डिवीजन है दो टाइप का होता है, तो कट अक्रॉस एंड दूसरा होता है ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग डिफरेंसेस हो तो उसके अंदर दंगे होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, बट जब कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन हो तो उसके अंदर हमारे दंगे होने के खतरे कम रहते हैं। इट मीन्स क्या थे, वो जब अलग अलग लैंग्वेजेस के थे, अलग अलग मीन्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते होंगे या अलग अलग उनका कल्चर होगा, बट मेन बात तो उसके अंदर क्या थी, वो एरिस्टोक्रेट थी। अब एरिस्टोक्रेट होने के कारण उनके जो सोशल डिवीजन थे, डिफरेंसेस, वो कट हो गए। अब उसके कारण उनमें झगड़े के चांसेस कम हो गए। इट मीन्स एग्जांपल हम इसका कट अक्रॉस को ऐसे ले सकते हैं, मान लो दो गर्ल्स हैं, बट उनके चॉइसेस अलग अलग है, उनकी कास्ट भी अलग अलग है, लेकिन उनमें कॉमन बात है कि वो गर्ल्स है। तो जब वो दोनों लड़कियां, तो उनके जो डिफरेंसेस है वो कट अक्रॉस हो जाते हैं, इस कारण से उनके अंदर झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में उनकी अपनी जमीनें थी, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी के लिए, राजनीतिक कुशलता के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, उनके परिवार आपस में शादी से बंधे हुए थे, मतलब एक दूसरे की फैमिली में शादी करते थे। देयर पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज, जो उनकी पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, कुलीन वर्ग मतलब जो राजशाही थी, हाउएवर न्यूमेरिली स्मॉल ग्रुप, परंतु वो बहुत छोटी संख्या में थी। यह डोमिनेंट क्लास थी, डोमिनेंट क्लास इसीलिए थी क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा था, पावर थी, तो इसीलिए डोमिनेट तो कर रहे थे, बट ये काफ़ी कम संख्या में थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पेजेंट्री, किसानों की थी। टू द वेस्ट, वेस्ट में द बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट, जो ज़्यादातर लैंड जो थी उनको टेनेंट, जो किराए पे लेके जो ज़मीन बोते हैं फार्मर्स, वो उनके द्वारा खेती की जाती थी, एंड स्मॉल ओनर्स के द्वारा खेती की जाती थी। वाई इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज करेक्टराइज, जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न था, बाय वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ, जो बाय वास्ट बड़ी बड़ी स्टेट से थी जो वहाँ पे, विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ, जिनको दास लोग, दास लोगों के द्वारा जिनको बोया जाता था, जिनमें खेती की जाती थी। देन इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द एमरजेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस। इसमें जब वेस्टर्न पार्ट्स में, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर क्या हो, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा और ट्रेड बढ़ा, इसका मतलब क्या था, टाउन्स भी बढ़े और कमर्शियल क्लासेस, व्यापारिक जो व्यापार करने वाले लोग थे उनकी संख्या भी बढ़ी। हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जिनका अस्तित्व मार्केट के प्रोडक्शन पे ही बेस था, आधारित था। एट में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्री जिन लोगों ने लगाई उनकी संख्या बढ़ी, और इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ी। तो उनका जो अस्तित्व था वो सिर्फ जब तक मार्केट प्रोडक्शन हो रही थी, मार्केट के लिए इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रही थी, तो उनको नौकरी मिल रही थी, उसके ऊपर उनका अस्तित्व डिपेंड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इट मीन 1750 के आसपास आया।
बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। परंतु फ्रांस में और जर्मन स्टेट्स में यह सिर्फ 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इट मीन्स वहाँ के होने के इंग्लैंड के 100 ईयर्स के बाद। इन इट्स वेक द न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बींग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसके जब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो नया सोशल ग्रुप बना जिसको कहा जाता है ना वर्किंग क्लास। वर्किंग क्योंकि हमने पहले देखा, पहले से सिर्फ जो पेजेंट थे एंड एरिस्टोक्रेट थे, बट जब इंडस्ट्रीज आ गई तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो पेजेंट थे खेती से छोड़ के इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लग गए, तो उनको वर्किंग क्लास कहा जाने लगा। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आई एंड मिडल क्लास इज मेड अप ऑफ, मिडल क्लास बनी किससे? इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, प्रोफेशनल से। मिडल क्लास जो बनी इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई थी, बिजनेसमैन शामिल थे जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन था, जो शॉपकीपर वगैरह जिन्होंने उनका बेचने का काम कर लिया था, शॉपकीपर थे वो बिजनेसमैन बन गए थे या ट्रेड व्यापार शुरू कर लिया था, एंड प्रोफेशनल्स, इनसे मिडिल क्लास बनी। तो मिडिल क्लास का उदय हुआ इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन लोगों की संख्या कम थी टिल लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंत तक, इट मीन्स 1890 तक इनकी संख्या काफ़ी कम थी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लासेस, और इनमें एजुकेटेड में लोगों में और लिबरल मिडल क्लासेस के अंदर दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलरिटी। सिर्फ एजुकेटेड लोगों में और जो मिडिल क्लासेस थी उनके लोगों के बीच में नेशनल यूनिटी का आइडिया डेवलप किया, और जिसमें क्या था कि एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। भाई जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो राजशाही जो सुविधाएं मिली हुई हैं, राजा की सुविधाएं जो लोगों को मिली हुई हैं, ज़्यादा सुविधाएं जो मिली हुई हैं, उनको ख़त्म किया जाए, ये आइडिया एजुकेटेड लोगों में और लिबरल मिडिल क्लासेस के अंदर ये आइडिया पॉपुलर हुआ। तो इन लोगों ने सोचा कि जो राजा हैं, एरिस्टोक्रेट जो लोग हैं, इनको जो इतने प्रिविलेज सुविधाएं मिली हुई हैं, इनको समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कदम उठाने चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब था, देखिए अब। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, वो पूरी तरह से लिबरलिज्म से रिलेटेड था, लिबरलिज्म की विचारधारा से रिलेटेड था। लिबरलिज्म का क्या मतलब है? द टर्म लिबरलिज्म डेराइव फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री। लिबरलिज्म फ्री होना, जैसे लिबर्टी फ्री होना। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जो नई मिडिल क्लास आई थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, बिजनेसमैन आए थे, एजुकेटेड क्लास थी, उनके लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी कानून के सामने समान हो। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये उस पर जोर देता था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों की इच्छा के द्वारा सरकार चुनी जाए। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म का मतलब था ऑटोक्रेसी का अंत, एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, और जो जन्म के आधार पर जो सुविधाएं मिली हुई थी उनकी समाप्ति। अ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक संविधान बनाया जाए, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चुनी जाए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, हम वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमपी और एमएलए चुनते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेट द इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो 19th सेंचुरी लिबरल्स थे उन्होंने इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी के मतलब रक्षा का भी उन्होंने बल, उनके ऊपर बल दिया। देन येट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। और फिर भी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने जो सभी लोग समान हैं, डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। ये जो है यूनिवर्सल सफ्रेज होता है, मतलब सफ्रेज मीन्स वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का मतलब ये नहीं था कि सभी को वोटिंग राइट दिए जाए। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, आपको याद होगा कि क्रांतिकारी फ्रांस में, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेसी का पहला एक्सपेरिमेंट था, द राइट टू वोट
एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। वोटिंग का राइट और चुने जाने का जो अधिकार था वो सिर्फ उन्हीं लोगों को, आदमियों को था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। बिना प्रॉपर्टी के व्यक्ति और वो सभी औरतें, सभी औरतों को पॉलिटिकल राइट से बाहर रखा गया। तो उनके पास कोई राइट, पॉलिटिकल राइट नहीं था, ना तो वो वोट दे सकते थे और एंड ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते थे। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जकोबियंस के अंडर थोड़े समय तक ही डिड ऑल अडल्ट मेल एंजॉय सफरिंग। उनमें भी सिर्फ मेल लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया। हॉवेवर फिर नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। जो नेपोलियनिक कोड आया 1804 में, जिसके अंदर नेपोलियन ने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इम्प्रूवमेंट किए थे इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर, तो उसने वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, उसने सफरेज को दोबारा लिमिटेड कर दिया। इट मीन सभी जो लोगों को, मैन को वोटिंग राइट था वो ख़त्म कर दिया। एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू स्टेटस ऑफ माइनर, और औरतों के स्टेटस को और कम कर दिया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। उनका कहने का, नेपोलियन ने कहा भी औरतें जो हैं सिर्फ वो फादर्स की या हस्बैंड्स की अथॉरिटी से ही चलेंगी। भाई शादी से पहले वो फादर की अथॉरिटी से चलेंगी और शादी के बाद हस्बैंड की अथॉरिटी से चलेंगी। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right। पूरी 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी तक जो जो वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मैन थे, जो नॉन प्रॉपर्टाइड मैन थे, मतलब जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने विरोधी मूवमेंट चलाए अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। भाई हमें भी वोटिंग राइट दिया जाए और हमें भी जो है, इट मीन्स हमें एक तो वोटिंग राइट दिया जाए और सेकेंडली हमें भी इलेक्शन लड़ने का राइट दिया जाए। तो 1946 में सबसे पहले वोटिंग राइट दिए गए वुमेन को न्यूजीलैंड के अंदर। देन इन द इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक क्षेत्र में, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। भाई गुड्स और कैपिटल पे, पूंजी के ऊपर जो स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो सब समाप्त कर दी जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडल क्लासेज। 19th सेंचुरी के अंदर क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था तो मिडिल क्लासेज की पूरी तरह डिमांड थी कि हमें जो है मार्केट को फ्री किया जाए और जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है व्यापार के ऊपर वो ख़त्म की जाए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। नेपोलियनिस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड, जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अपनाए थे, हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो उसमें एक 39 स्टेट तो स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन थी। ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी। जो 39 स्टेट्स थे इनकी अपनी ही करेंसी थी, अपने ही वेट थे और अपने ही मेजर थे। इट मीन्स क्या है अभी, इट मीन्स भाई अगर मतलब एक के करेंसी रुपीज़ है तो दूसरे स्टेट में डॉलर है, तीसरे स्टेट में पाउंड है, या वेट्स है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो एक स्टेट में तो 1000 ग्राम है, सेकंड में 1100 ग्राम है, किसी में 900 ग्राम है। तो अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, अगर कोई मर्चेंट 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ चलता था टू सेल हिज गुड्स, अपना सामान बेचने के लिए, वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर, तो उसको 11 कस्टम बैरियर पार करने होते थे। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम, और 5% की कस्टम ड्यूटी हर एक बैरियर पे देनी पड़ती थी। ड्यूटीज वर ऑफन लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब ड्यूटीज जो कस्टम ड्यूटी थी गुड्स के सामान के वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाई जाती थी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, और क्योंकि हर क्षेत्र का अपना ही सिस्टम होता था वेट्स और मेजर का। भाई मैंने अभी आपको बताया, भाई कहीं पे तो 1 किलो में 1000 ग्राम है, कहीं पे 1100 ग्राम है, कहीं पे 1200 है, कहीं पे 800 है। और मेजरमेंट है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, कहीं 50 सेंटीमीटर है, कहीं 70 सेंटीमीटर है। इस प्रकार अलग अलग सिस्टम था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, तो अब कैलकुलेशन में भी टाइम लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एल, विच in each region stood for a different length।
एन ईल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बोट इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में जो टेक्सटाइल मटेरियल था वुड गेट यूज 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, वहाँ पे आपको 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलेगा। मेंस के अंदर 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा, फ्रैंकफर्ट में 54.7 है, मेंस में 55.1 है, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर है एंड फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर है। तो इतनी ज़्यादा जब यूनिट्स थी, डिफरेंस थी, डिफरेंट यूनिट्स थी, तो कैलकुलेशन के अंदर समय टाइम लगना ही था। सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। अब जो न्यू कमर्शियल क्लासेस आई तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा भी ये तो हमारे व्यापार के अंदर रुकावट है। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जिन्होंने कहा भाई एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाओ अलोइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसमें कि जो गुड्स है, सामान है, बेरोक टोक जा सके, पीपल भी बेरोक टोक जा सके और कैपिटल पैसा पूंजी भी बेरोक टोक ले जाई जा सके। इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ जेल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड, ये कस्टम यूनियन बनाई गई जेल्वेरिन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के द्वारा, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और जर्मन स्टेट भी इसके अंदर शामिल हुए। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर, यूनियन ने सारे जो टैरिफ बैरियर थे, जहाँ पे 11 टैरिफ बैरियर थे, हर एक टिप पे 5% कस्टम ड्यूटी देनी होती थी, वो सब समाप्त कर दी। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, और जो करेंसी की संख्या थी 30 से उसको सिर्फ 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिम्युलेटेड मोबिलिटी, अब उसके बाद जो रेलवे नेटवर्क आ गया उससे भी जो मोबिलिटी थी उसको बढ़ावा मिला, बस सामान आसानी से एक जगह दूसरी जगह जाने लगा। हार्नेसिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और इसके कारण जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उससे नेशनल यूनिफिकेशन को भी बढ़ावा मिला, मतलब एक स्टेट से लोग दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो आपस में बातचीत भी वो कर रहे हैं नेशनल यूनिफिकेशन के बारे में, भाई गवर्नमेंट हमारी चेंज होनी चाहिए, इस प्रकार डेमोक्रेसी आनी चाहिए, तो नेशनल यूनिफिकेशन को बढ़ावा मिला। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वेव आई, लहर आई, स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम, तो उसने जो वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे उनको एक समय पे उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म के कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा हो गई। तो बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।